अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। क्या नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मसला सीधा साधा मामला है या फिर ये इंतहाई गंभीर मामला है? कानूनी एतबार से अगर बात करें तो सीधा सा तरीकाकार है, लेकिन पसे पर्दा सियासी फ्रंट पर जो पेचीदगियां हैं उनकी वजह से ये मामला इतना सीधा रहता नहीं है। आजकल पाकिस्तान का अहम तरीन मुद्दा ये बना हुआ है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। हर जगह यही बातचीत चल रही है और हर शख्स अफवाहों को खबर बनाकर पेश करने में भी मसरूफ है कि जी फला नहीं फला जनरल आर्मी चीफ बनेगा। लेकिन सच ये है कि सिवाय 2-4 लोगों के किसी को वसूख से नहीं पता कि कौन बनेगा। अलबत्ता आज हम कुछ मुस्तनद खबरों की बुनियाद पर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन बनेगा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ। अब मामला कुछ यूं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 4 दिन पहले मिस्र से पाकिस्तान आते हुए अचानक अपना तैयारा लंदन मोड़ा। वो अब भी लंदन में मौजूद है। वहां वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ से दीगर मामलात के अलावा असल में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत करने गए हैं। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने मीडिया को खुद कंफर्म की। जो उन मुलाकातों में मौजूद थे, ये भी पता चला कि मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। खबर ये आई लंदन से कि फैसला हुआ है कि जो सीनियर तरीन जनरल हैं उन्हें नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। वजीर आजम ने 3 दिन लंदन में रुकना था, लेकिन उन्होंने वहां पर अपना स्टे 2 दिन मजीद बढ़ा दिया। इसकी आखिर क्या वजह हो गई? जराए से यह भी सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ एतराजात उठाए हैं। अब उनसे बातचीत मुकम्मल होगी, उसके बाद बाकायदा प्रोसेस शुरू होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की गुफ्तगू अभी आपने सुनी है। उनके इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमती जमात नून लीग ये बार बार कह चुकी है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च आर्मी चीफ की तकर्रुरी की वजह से कर रहे हैं। इमरान खान साहब दूसरी जगह ये कह चुके हैं कि नया आर्मी चीफ जिसको भी बनाया जाए तकर्रुरी मेरिट पर की जानी चाहिए। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ एक मफरूर हैं, वो मुल्क से भागे हुए हैं और इस बात पर मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा मामला है, उनसे ये मशवरा नहीं होना चाहिए था। तो फैसले के वक्त सीनियर तरीन कौन से जनरल्स होंगे पाकिस्तान आर्मी के, जिनमें से एक का इंतखाब किया जाएगा, वो आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। वैसे मैं आपको साथ सीधा बता देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरी के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर लॉट में क्या सबसे सीनियर होंगे। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं। लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्जा ये एक ही बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से सबसे सीनियर हैं। इनका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब हैं। अजहर अब्बास साहब जो हैं वो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट आफ्टर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 2nd नंबर पर या 3rd नंबर पर सीनियर मोस्ट अजहर अब्बास साहब होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद की बात करते हैं तो बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, ये 4थे नंबर पर है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद 5वें नंबर पर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, उनका ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से इस वक्त गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं। और फिर चिराग हैदर साहब भी हैं। ये तमाम लिस्ट है। अलबत्ता जो हमने आज बातचीत करनी है वो ये कि ये प्रोसेस है क्या सारा और कब शुरू होना चाहिए और कौन कौन से नाम कब समरी मूव होगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। उनसे इस मामले पर बात करते हैं क्योंकि वो इस सब मामले को बहुत करीब से देख चुके हैं। वो सेक्रेटरी डिफेंस भी रह चुके हैं। उन्हीं के ऑफिस के थ्रू इस दफ़ा भी ये मामला होगा। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो जनरल साहब आपसे ये सवाल है कि ये प्रोसेस कितना लंबा होता है, ये कब तक शुरू हो जाना चाहिए? ये प्रोसेस बहुत छोटा होता है और इसमें 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगते। बहुत ज़्यादा टाइम किसी को चाहिए तो 5 दिन हो सकते हैं और इसको अभी से स्टार्ट नहीं करने की ज़रूरत और ना ही करना चाहिए। अच्छा। बल्कि मैं समझता हूँ कि अच्छा किया जनरल कमर बाजवा साहब ने कि उन्होंने अपनी अलविदाई जो विजिट्स हैं वो जल्दी शुरू कर दी, ताकि कम से कम ये अफवाहें तो दम तोड़ जाएं कि जी उन्हें वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये नॉर्मली ये विजिट्स 10 दिन पहले या हफ्ता 8 दिन पहले शुरू होती हैं, तो ये तो अच्छा हुआ। अच्छा, ये जो जनरल साहब कहा जा रहा है कि उमूमी तौर पे ये पहले शुरू हो जाता है, इस दफ़ा थोड़ा डिलेड स्टार्ट हुआ है, ये बात गलत है आप कह रहे हैं? नहीं, ये बात गलत है, बल्कि इस दफ़ा पहले शुरू हुआ है। नॉर्मली ये देर से शुरू होता है, यानी कि ज़्यादा नज़दीक जब टाइम आता है उस मेरी मालूमात के मुताबिक ये है। जो आपने बात की है उसका मैं ये बता दूं, उसमें 3 बातें आपने की हैं। पहली बात तो मेरिट की बात हम पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि ये फिनिश हो जाए। उस पर मैंने तफसील से आपसे क्वेश्चन पूछना था। मैं सिर्फ एक चीज़ उसमें थोड़ी सी आपसे पहले ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने सीनियर मोस्ट जनरल्स की समरी भेजी जाती है? आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो सीनियर मोस्ट हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट डेट है उससे पहले उनकी रिटायरमेंट डेट है, तो क्या इनको सीनियर मोस्ट कंसिडर किया जाएगा इसमें? जी देखें, ये जो अभी आपने बात की बड़ी अहम है कि अगर जनरल बाजवा 29 को रिटायर हो रहे हैं, उनका जो टेन्योर पूरा हो रहा है,
उससे एक दिन पहले भी, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जो रिटायर होता है वो लिस्ट में नहीं आ सकता मेरे भाई। क्योंकि देखें, अगर जनरल बाजवा को 2 दिन पहले कहा जाता है कि आप अपनी जगह छोड़ दें, तो ये मुतरादिफ है इस चीज़ के कि आप उनको उनका टेन्योर नहीं पूरा करने देंगे और आप उनको कोई 1 या 2 दिन पहले माजूल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को एक्सटेंशन दें 3 स्टार को, तो वो लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन वो फिर अहल नहीं रहता कि वो चीफ की रेस में शामिल हो। मुझे नहीं मालूम कि जनरल आसिम ने कब रिटायर होना है। वैसे बात यहाँ पर मैं कुछ आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप बहुत बेहतर इस सब मामले को समझते हैं, आप इदारे का हिस्सा भी रहे हैं, आप सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, आप इन कवानीन को भी जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन जिनको हॉट फेवरेट मोस्ट कहा जा रहा है वो रेस में ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब रिटायर होना है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने 2 दिन या 3 दिन पहले रिटायर 2 दिन पहले ही होना है जी, तो फिर ऑलरेडी उनके रिटायरमेंट ऑर्डर निकल चुके होंगे, क्योंकि 30 दिन पहले वो ऑर्डर हो जाते हैं। मुझे नहीं पता वो निकले या नहीं निकले, लिहाजा वो क्वालिफाइड ही नहीं है, वो अहल ही नहीं है उस लिस्ट में शामिल होने के। लेकिन एक तरीका कर हो सकता है जनरल साहब के जनरल बाजवा 2-3-4 दिन पहले खुद रिटायर हो जाएं, या फिर रिटायर किया जाएगा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन खुद रिटायर। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ये इंप्रेशन होगा और सारी दुनिया ये कहेगी किसी को एडजस्ट करने के लिए आपने नॉर्मल प्रोसीजर वॉयलेट किया है। हो तो सकता है, इसमें कोई कदर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर भी उनको कह सकता है कि आप 2 दिन पहले चले जाएं, जैसे मैंने कहा, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप उनको टेन्योर पूरा करने नहीं दे रहे। और जनरल बाजवा भी ये कह सकते हैं कि जी मैं 2 दिन पहले चला जाता हूँ, लेकिन उसका ये मतलब होगा कि आप किसी को एडजस्ट करने के लिए ये कह रहे हैं। तो लिहाजा अगर आपने नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है तो उसका ये तरीका है कि जो भी 29 और 30 नवंबर को हाजिर सर्विस यूनिफॉर्म में नॉन रिटायर्ड क्वालिफाइड सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनकी फहरिस्त मुरतब होनी चाहिए और हो ही जानी चाहिए, और मेरा ख्याल ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की डेट वाले दिन जो हाजिर सर्विस जनरल्स होंगे उनमें से सीनियर मोस्ट कौन है उसके हिसाब से लिस्ट मुरतब होगी। ये पॉइंट आपका सर बिल्कुल आ गया। ये बताइएगा कि जो ये कहा जा रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। अब बाकी वो कह रहे हैं कि मफरूर है, नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है कि वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनके एतराज़ आते हैं, लेकिन क्या ये नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी यहाँ पर बनती है कि एक ऐसे बंदे से मशवरा किया जाए, मफरूरी को भी छोड़ दें जो कि ओहदे पर नहीं है? जी देखें, बात यह है कि ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि टोटल प्रीरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि वो इन 5 नाम, और 5 तब होते हैं जब 2 वैकेंसीज हों। अगर 1 वैकेंसी होती तो 3 नाम जाते। अब क्योंकि 2 वैकेंसीज हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की भी है और चीफ की भी है, इसलिए 5 नाम जाएंगे। ये नॉर्मल तरीका है। अब उनका ये प्रीरोगेटिव है कि वो इनमें से जिसको मर्जी करे। लेकिन देखिए, मुशावरत तो अगर वो खामोशी से करते, अपने बेगम से भी करें, तो आप इतराज नहीं कर सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये ऐलान करके मुशावरत की जाए एक ऐसे शख्स से जो कि नहीं आता मुशावरत की लाइन में, तो इसका ये मतलब है कि आप किसी शख्स को पॉलिटिकल फायदा पहुंचाने के लिए ये बार बार ड्रम कर रहे हैं कि जी वो फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे। इन अदर वर्ड्स, आप शहबाज शरीफ को अंडरमाइन कर रहे हैं और नवाज शरीफ के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है और इस लिहाज से लीगली इनकरेक्ट है कि आपको ऐलान नहीं करना चाहिए था अगर आपने मुशावरत करनी भी है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। ये बताइएगा जनरल साहब के वजीर आजम का इस्तेहकाक है जैसे कि आपने कहा है, अब लेकिन उसके अलावा जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी वो मेरिट पर होना चाहिए, मेरिट का सिर्फ सीनियरिटी होती है और क्या चीजें देखी जाती हैं जिनको जिनको जो कॉन्स्टिट्यूट करती है वर्ड मेरिट क्या है? जी, मैंने आपको बता दिया कि एक तो हाजिर सर्विस होना चाहिए। ओके। और मेरा ख्याल है कि शायद ये वाला पॉइंट ज्यादा उनके ज़हन में है इमरान खान साहब के। बाकी ये है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसका मतलब उनको कोर कमांड की होनी चाहिए, वो इन सब ने की हुई है। और तीसरा ये है कि वो जो टॉप के सीनियर हैं उनमें होना चाहिए, वो भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब ये 4-5 की लिस्ट जब जाएगी, इनमें से सब के सब मेरिट पर है। ये कहना कि इनमें से कोई मेरिट पर नहीं है, ये है ही नहीं, ये मतलब बात ही गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। ये सब बड़े क्वालिफाइड हैं, बल्कि अगर रिटायर नहीं हो रहे 2 दिन पहले आसिम मुनीर साहब और सबसे सीनियर हैं, तो वो बिल्कुल फुली क्वालिफाइड हैं। तो ये कहना कि जी वो मेरिट पर है और वो मेरिट पर नहीं है, मेरा ख्याल ये तो कोई मुनासिब बहस नहीं है। जनरल साहब, आप खुद भी माशाल्लाह आर्मी से रहे, फिर आप ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा रहे। एक हवाले से मेरा सवाल ये कि दुनिया में मेरा नहीं ख्याल इस तरह मैंने कहीं किसी मुल्क में ये डिस्कशन देखी है कि एक ओहदा है
इस तरह हमारे गैस के भी जो सुई गैस का महकमा उसके भी हेड्स आते हैं, वापटा के आते हैं, दूसरे महकमे के आते हैं, सारा पाकिस्तान भी पुरसकून होता है। दुनिया में आर्मी चीफ पे इतनी डिस्कशन, इतनी तैनाती का जिक्र, इतनी मुशावरत, सरकार भी कह रही है हम मुशावरत कर रहे हैं, जरदारी साहब की खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं मेरा नाम है, खान साहब कह रहे हैं कभी कभी मेरिट पे जो, इसके पीछे वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है कि वाई दैट जॉब इज़ दैट इम्पोर्टेंट? मैं सिर्फ एक ही जुमले में सबका जवाब दूंगा और आप फौरन समझ भी जाएंगे, आपके नाज़रीन भी समझ जाएंगे। दुनिया में आर्मी चीफ वो करते भी नहीं है जो हमारे आर्मी चीफ कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कोई ये जवाब ठीक है? नहीं, वो थोड़ा सा बताए ना, हमें तो आपसे मिसाल देखिए, इसमें तो कोई भाम है ही नहीं ना मेरे भाई। जो पैकेज है आर्मी का वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनको बिल्कुल जो गवर्नमेंट है उसकी मुआवनत करनी चाहिए, अपनी इनपुट देनी चाहिए। बेशक वो इनपुट कोई भी दें, ज्यादातर तो उनको इनपुट अपनी देनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है जो सिक्योरिटी के मामला हैं और अच्छा, अब कहा है फौज ने कि हम नहीं इसमें आना चाहते, तो उनको मेरा ख्याल है कि फौज को भी ना घसीटे वापस। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब आप किसी को घसीटते हैं तो सिर्फ उनका कसूर नहीं होता जो आपको घसीटते हैं, जो घिसट कर अंदर आता है उसका कसूर भी होता है। जनरल साहब, एक लिस्ट भेजी जाती है, एक समरी भेजी जाती है सीनियर मोस्ट 5 की, जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ये भी होता है कि जो आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, वो वजीर आजम को अपनी भी कुछ चॉइस बताते हो कि जी मेरा फेवरेट ये है, बाकी आप देख लें? इन राइटिंग बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक, और कभी उसका ऐलान नहीं हो सकता। अगर आपस में वैसे बात करें, जैसे मैंने कहा कि वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, अगर वो जिससे भी पूछें वो पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐलानात जो है नहीं हो सकते, क्योंकि फिर एक बदमज़गी पैदा होती है। आने वाले जो रह जाते हैं वो कहते हैं कि देखें जी चीफ ने जाते जाते मेरा नाम नहीं लिया, उसका ले लिया, तो ऐसा कभी ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अनऑफिशियली मतलब कि वैसे ही बता दिया जाए, कॉन्फिडेंस में। मैंने आपको कहा ना अनऑफिशियली, तो वो आपसे भी मशवरा करें तो ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिरी सवाल जनरल साहब, अगर आप जवाब इसका देना चाहें, आपके फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट तो फौज है, और मैं चूंकि खुद लेफ्टिनेंट जनरल रहा हूँ, मुझे पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बनता है। तो जो सीनियरिटी में ये लोग हैं, ये एक से एक बढ़कर हैं, 19.25, 19.25, 19.5, ऐसा कोई फर्क हो सकता है। ये सब के सब क्वालिफाइड है, ये सब के सब मेरिट पर हैं, और इनमें से कोई भी बन जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो किसी का नहीं होगा, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखेगा, वो फौज का इंटरेस्ट देखेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे इबाम भी क्लियर कर दिए हैं, जो हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स थी वो भी क्लियर हो गई हैं। अब बाकी आगे मामला कहाँ पर जाएगा, तारिक मलिक साहब, वो एक मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था, आपने सवाल पूछा भी, मैं वो आपको एक वाकया बता रहा था कि वो कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल पूछा गया, इंडियन शो की बात कर, इंडियन शो, अमिताभ बच्चन साहब सवाल पूछ रहे थे, और एक खातून जो अच्छे खासे पैसे जीत चुकी थी, काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उसको इस बात का जवाब नहीं आया कि इंडियन आर्मी चीफ कौन होगा। 2 लाइफलाइंस उसके पास थी, कौन है इंडियन आर्मी चीफ इनकम्बेंट इंडिया में। हमारे यहाँ पे आप किसी को पूछ लें सड़क के ऊपर, एक रेडी वाले को भी पता होगा कि इस वक्त आर्मी चीफ कौन है, उसको ये भी पता होगा कि अगला कौन कौन, ये जो पूरी लिस्ट चल रही है। ये एक आपकी इस पे क्या राय है? ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत वैसे तो जनरल साहब ने सम अप किया एक लाइन। मेरा ख्याल जनरल साहब ने हमारा मसला तो हल कर दिया। जो मुझे जो चीज़ उनकी दिल को लगी है वो सच उन्होंने ये बोला है, जो मेरा भी आर्गूमेंट है। देखिए, हमारे यहाँ जो मिसपरसेप्शन है वो समझ रहे हैं कि आर्मी चीफ माय मैन, वो हमारे जेन में ना, हम पॉलिटिकल रिपोर्टर रहे हैं तो मैं जी आईजी, वो देखे जी नवाज शरीफ ने आईजी अपना लाता, वो देखे जरदारी का फलाना आ गया। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, जो ऑनेस्ट बात है कि बंदे में पावर नहीं है, ठीक, वो उस सीट में पावर है, और उस सीट पे जो बैठेगा वो पावरफुल होगा। ये सीक्रेट है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे यहाँ ये नई बहस, इसमें मीडिया भी मैं समझता हूँ जिम्मेदार है। हमने खाम बना दिया जी फलां बंदा जो है फलां बंदा। अब मैं छोटी सी आपको हिस्ट्री से एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। जनरल ज़िया को 76 में अपना मशहूर ज़माना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जनाब अपना नॉमिनेट किया जनरल ज़िया को। जनरल ज़िया साहब ने 77 उनको कहा जी आप आराम से घर जाएं और वहाँ से आप जेल जाएं, 2 साल के बाद आपको फांसी होगी। वो 11 साल हुकूमत करता रहा। किसने लगाया जनरल ज़िया को? भुट्टो ने। फिर आगे चलते हैं, अब आगे आ जाते हैं, मुशर्रफ पे आ जाते हैं। मुशर्रफ को किसने लगाया? नवाज शरीफ ने। 99 में किसने नवाज शरीफ को घर भेजा? जनरल मुशर्रफ ने। बाजवा साहब वाला मामला, पनामा केस किस ज़माने में हुआ? जनरल बाजवा को किसने लगाया? मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि भाई ये सीट में ताकत है, और इस सीट पे जो भी आपका लेफ्टिनेंट जनरल बैठेगा वो आर्मी चीफ होगा। और उसने जो, मैं यहाँ कोट करूँगा जनरल मैदी को, सॉरी जनरल लोधी को, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की।
उन्होंने कहा वो फौज का नुमाइंदा है, वो अपने इदारे का नुमाइंदा है, उसने वो काम करना है और पाकिस्तान की पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में ये सारे लोग हैं, ये 30-30 साल का एक एक्सपीरियंस करके 35-35 साल के बाद वहाँ पहुँचे हैं, और आपका आइन कह रहा है कि 5 नाम आ गए हैं। 5 में से जो बंदा आपका वज़ीर आज़म जिसको कह देगा ही इज़ माई चीफ, वो लीगल है, वो मेरिट है, इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं। तो लंदन में क्या बातचीत हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन सब मामलों के ऊपर भी बात करेंगे। हमें लंदन से इरफान हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है। इस हवाले से जो अहम मुलाकातें लंदन में जारी हैं, या फिर बकौल इमरान खान जो तमाशा इस वक्त लंदन में जारी है। हमारे साथ लंदन से सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच इरफान हाशमी साहब, आपने वक्त दिया है। क्या खबर है सर आपके पास, क्या वहाँ पर जो हाउस ऑफ शरीफ में जो हडल हुआ है उसमें क्या डिसाइड हुआ है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट जा रहे थे, जो रिपोर्ट भेजी गई है कहीं से कि जनाब वापस आ जाएं, और फिर मीडिया को बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी और वो दोबारा वापस जो है रास्ते से चले गए हैं। और अब मजीद जो है मैंने फ़ोन किया, प्रोलॉन्ग कर लिया, मैंने फ़ोन किया 1-2 लोगों को और पूछने की कोशिश की कि हुआ क्या है। असल में कल कुछ खबरें मीडिया पर चली और हमने भी यहाँ पर कोशिश की जानने की कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इनके इत्तेहादी कहाँ स्टैंड करते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं। आपने तो एक फार्मूला तय कर लिया कि अगला आर्मी चीफ कैसे होगा। उस फार्मूले के तहत जो लिस्ट भी भेजी जाएगी मिनिस्ट्री की तरफ से और जो नाम रिकमेंड किए जाएंगे, उनमें से जो टॉप नाम होगा उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इतना बड़ा जो कुछ भी इत्तेहाद बनाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, तो वह कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बिल्कुल कल फिर जब ये सवालात पूछे गए यहाँ से, जो इंडिपेंडेंट सवालात थे, किसी के ज़ेरे तसल्लुत सवालात नहीं थे, कहने पर नहीं पूछे गए, तो फिर ये ख्याल पैदा हुआ और पीडीएम के लोगों से भी राब्ता किया गया कि आपके बारे में और आपका कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कायरा साहब को फिर टीवी पर आकर बताना पड़ा कि हमारे से भी तो बात करें आप। आसिफ अली जरदारी साहब से भी कहा कि आपसे क्या किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह कल बात होगी। तो आज कल नून लीग के लोगों को ये कहना पड़ा कि पीडीएम की क़यादत को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा और पीडीएम में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातों को भी इत्तेमाद में लिया जाएगा, और इसके साथ पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीडीएम का वैसे हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी कहा गया। आज खबर ये आई है कि मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और फ़ोन आया है आसिफ अली जरदारी साहब का, और 1 से 1.5 घंटा बातचीत होती रही है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से कि किस तरह फार्मूला तय किया जाए और जो फार्मूला पेश किया जा रहा है इसमें किन लोगों को शामिल करा जाएगा। लेकिन मेरी इत्तलात है और मैं इरफान हाशमी साहब, इससे ये अंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगा मिल रही है या फिर ये फीलर मिल रहा है कि ये पहले से डिसाइडेड था कि आप तमाम जमातें इत्तेहाद में हैं, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे उनके साथ कुछ मशवरा वगैरह किया जाएगा, लेकिन यूं का कुछ ऐसे लग रहा है कि ऐसा मामला बनने की तरफ गया कि इन्होंने अपने ओन पे डिसाइड करने का एक सोचा, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यूं हुआ है मामला? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के ने मुतादिद दफ़ा और नून लीग मुतादिद दफ़ा ये कह चुकी है कि पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है और वही फैसला करेगा। नून लीग हुकूमत में है और उसी ने फैसला करना है नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर। और पिछले हम 1.5 माह से जो खबरें और जिस तरह राब्ते में है, मुतादिद दफ़ा मरीम नवाज भी कह चुकी कि हमारा मेन प्लेयर तो बाहर बैठा है, और आज देखो वो दोबारा मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला करने जा रहा है। तो नून लीग की इस पूरी जो पॉलिटिकल जितनी भी इनकी मनूवरिंग थी और जिस तरह वो आगे चल रहे थे इस मामले के, इस पे पीपल्स पार्टी ने बड़ी नजर रखी हुई थी और अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो अगले 12 घंटे हैं और शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट जाते जाते वापस आना, जिसको तबीयत का वो बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजर्वेशंस हैं। वज़ीर आज़म साहब बीमार शुमार नहीं, सर बीमार शुमार नहीं है। बीमार शुमार ये सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों में होते हैं, वैसे बीमार शुमार सियासी तौर पर कुछ मामला। अच्छा इरफान, मैं सिर्फ ताहिर मलिक साहब एक कंफर्म ये करना चाह रहा हूँ कि अभी इरफान हाशमी साहब ने कंफर्म भी किया है, वो ये कि इस बात पे अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसको लगा दिया जाएगा चीफ, या फिर उसको जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। इस पर क्या फाइनलाइज हुआ आपकी खबर के मुताबिक?
फार्मूला ये तय हुआ है जी कि जो लिस्ट आपके पास आएगी ना, जिसमें जो टॉप सीनियर, हाँ, जो समरी आएगी उसमें फार्मूला ये तय किया गया है, दैट विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अब ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके अलावा देखा जाता है या क्या किया जाएगा, ये भी इसके ऊपर जो है कोई फाइनल नहीं हो सका, लेकिन आर्मी चीफ जो है वो इस तरह फाइनल कर लिया गया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो टॉप जनरल इस वक्त हैं, आसिम, जो सबसे जो टॉप इस वक्त है, उनकी गालबन जो रिटायरमेंट है वो 27 या 29 तारीख को, 27 तारीख को 27 को है, और बाजवा साहब की 29 को है, 2 दिन पहले रिटायरमेंट है, 2 दिन पहले हो रही। तो फिर उसके हिसाब से भी कुछ कंफ्यूजन पाई जाती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि उस रिटायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये फैसला कर लिया गया कि उन्हें ही प्रमोट करना है इस ओहदे के लिए, तो फिर इसकी भी कानून में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन फार्मूला ये तय पाया कि जो लिस्ट आएगी उसमें से टॉप जनरल्स जो हैं उनको पिक कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इरफान, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब को ये फार्मूला पसंद नहीं आया, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये किस्म की तयशुदा बात है? अगर आपकी बात को मैं मानूं तो ये तो फिर लगता है कि नवाज शरीफ तो बड़ा मेरिट का साथ दे रहा है कि जी टॉप का बंदा उसको चीफ लगा दो। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं। मगर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, फार्मूला बड़ा इन्होंने ना समझ कर बड़े आसानी से जो अपनी मुश्किलात को आसान कैसे किया है। आपकी एक लिस्ट जानी है, अब ये आपकी मर्जी है ना कि जो टॉप 5 जनरल्स हैं उनमें से 2 को आप निकाल के 3 को आप शामिल कर लें, और उस लिस्ट में से जो टॉप पे होगा वो आपका अगला आर्मी चीफ होगा। तो इन्होंने जो फार्मूला तय किया है वही बड़ा अपने फायदे के लिए किया है। ये नहीं है कि वो जो 5 नाम, अब नाम कौन से जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, फायदा क्या हो सकता है? हम नाम नहीं करते, हम तो आपसे यहाँ पे रहते हो सकता है। मालिक साहब, आप बताएं क्या फायदा लेना चाह रहे हैं, क्या हो सकता है उस फायदे में, उसके पीछे कौन सी छुपी है? सर, बड़ी एक आसान सी बात है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अभी तक नहीं आए, NRO 2 मुकम्मल होना है। किसने मुकम्मल करना है, ये बड़ी बुनियादी सी बात है। पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? अब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की अदालतों को उन्होंने फेस करना है। क्या गारंटीज होंगी कि उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा? देखें, इस मुल्क के अंदर तो ताकतवर ही कोई इसकी चीज की गारंटी दे सकता है ना। और फिर अगर आपने ये देखा हो कि दोनों तरफ से खान साहब की सियासत और हुकूमत की सियासत यहाँ पर आकर रुक गई है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे और इमरान खान भी रुक गए। अच्छा, नहीं हाशमी साहब, मैं आई इंटरप्ट यू हियर। आप वैसे ज़्यादा वहाँ पर एवनफील्ड नहीं होते, लेकिन जो रिपोर्टर्स वहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं, हर रोज़ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हैं, वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्दी आ रहे हैं। आपके पास ऐसी खबर नहीं है कोई? देखिए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने बात, जो खबर उन्हें दी गई है वो गालिबन दिसंबर की तारीख दी गई है ना, कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आ गया और दिसंबर में वो वापस आ जाएंगे। मैं तो ये पिछले 1 साल से ये सुन रहा हूँ। लास्ट दिसंबर को भी ये कहा गया था कि 25 दिसंबर से पहले जो है उनकी टिकट, और हमें वो टिकट दिखाई भी गई थी। मलिक साहब, एवनफील्ड जाकर खबर नहीं मिलती। एवनफील्ड के बाहर तो मखसूस लोगों को खबर जो पूछी जाती है वही दी जाती है और वही सवाल किए जाते हैं। तो वहां पे खड़ा होना जो है जरूरी नहीं है कि खबर के लिए लोग वहां पे खड़े हों। हाशमी साहब, ये भी बताएं कि इस हवाले से आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की हो कि नवाज शरीफ साहब के डॉक्टरों ने इजाजत दे दी अब उनको सफर करने की? वैसे ये तो बात की बात ये तो आना है कि नहीं? ये तो सर अब पूरी कौम को पता चल गया है कि प्लेटलेट्स की हकीकत क्या है। मैं 3 महीने तक इनकी गाड़ी का ताकुब भी करता रहा, अस्पतालों के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग भी हम करते रहे। एवनफील्ड के बाहर हमने सब कुछ देखा। मीडिया को वही रिपोर्ट किया जाता रहा, वही बताया जाता रहा जो ये चाहते थे। पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हमने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी चार्ल्स गदरी की, जिसपे दस्तखत और पाकिस्तान की अदालतों में जमा करवाई गई, वो आपके सामने है। उसमें वो बीमार थे। फिर आज तक किसी अस्पताल में एक रात नहीं रहे मियां साहब। नवाज शरीफ साहब एक रात जो है वो नहीं रहे। ये हाशमी साहब, इसका मतलब है कि इलाज कराए बगैर ही पाकिस्तान शायद आ जाए मियां साहब? लेकिन सर, इलाज वाज द गेटवे जो उनको मिला था पाकिस्तान से निकलने का, और इसी को बुनियाद बनाकर आप किसी नूनी के जो लंदन की क़यादत है, जो लोग सारा दिन मार्बल आर्च में बैठते हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं तो वो आपको बड़े जज्बाती होकर कहते हैं कि मियां साहब की सेहत देखें जी, बड़ी बेहतर हो रही है, चेहरे पे उनकी लाली जो है वो बहाल हो रही है और अब बेहतर हो गए हैं, माहौल का बड़ा असर पड़ता है। बट दे डोंट नो कि ये वो तरीकाकार अपनाया गया था नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकालने का, जो अब कौम के सामने है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ही विल नेवर गो बैक टू द हॉस्पिटल, और कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं कहा जाएगा। देखें, दिल का मामला जो होता है ना, आपका प्रॉब्लम है,
ये तो लाइफ लॉन्ग चल रहा है इनके साथ। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि वो 4 दिन में ठीक होगी, 5 दिन में ठीक होगी। जो उनको प्रॉब्लम है, जिसका बार बार ये कहा जाता रहा कि दिमाग की एक शरेयान जो खून मुहैया करता है, कहाँ गए हुसैन नवाज की वो स्टेटमेंट जिसपे वो बार बार कहते थे कि उन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा, ये सर्जरी वो तो पाकिस्तान सर हुसैन नवाज साहब ने तो जहर देने का भी कहा था, उन्होंने तो कहा था कि जहर दिया गया है। फायदा उठाना चाह रहा हूं। एक और सवाल बनता है कि मरियम क्यों नहीं वापस आ रही? वो भी कोई इलाज वगैरह के मसले में फंस गई है, वाई सर्जरी होनी थी वहां पे। मरियम देखिए, मैं आपको ना ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। मरियम नवाज को पाकिस्तान की एक एजेंसी ने ये नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट दी, और आपको याद रखना चाहिए कि एजेंसी कौन सी हो सकती है जो हुकूमत वक्त के अंडर होगी। उसने रिपोर्ट दी कि अगर लॉन्ग मार्च होता है, ये खान साहब की पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले की बात है, तो इस सूरत में हुकूमत भी जा सकती है और हालात खराब हो सकते हैं, मरियम को यहां से निकाला जाए। और मरियम ने एक दिन नहीं लगाया और वो लंदन आकर बैठ गई। और फिर सारे मामलात ये भी बड़े इंपॉर्टेंट थे नवंबर के हवाले से कि हर मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब बैठते हैं। 3-4 मुलाकातें हो चुकी हैं जी। उसमें हर मुलाकात का दुरानिया 2.5 से 3 घंटे का है। मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी का फैसला मरियम नवाज की मुशावरत से हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि मरियम का लंदन आना क्यों इंपॉर्टेंट था। और फिर पाकिस्तान में अगर हुकूमत इनकी चली जाती, कहीं से प्रेशर आता कि बहुत हो गया, द शो इज ओवर, तो फिर ये जो फायदे हासिल कर रहे थे इसका कुछ भी नतीजा निकल सकता था। तो मरियम को वहां से निकलवाया गया है। और इनका पॉलिटिकली मैं आपको और हाशमी साहब, आपको ये लग रहा है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब माजी करीब में पाकिस्तान नहीं आ रहे और शायद तब आए जब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो या इलेक्शंस करीब आए? देखिए जी, मैं तो बहुत क्लियर हूं, हम सबको भी क्लियर इसमें होना चाहिए कि जब तक गारंटीज नहीं दी जाती, नवाज शरीफ विल नेवर गो टू पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन की कॉफीज को छोड़कर और यहाँ के कैफेज में बैठकर जो खाना खाते हैं और हाइड पार्क में जो वॉक करते हैं, इसको छोड़कर वो किसी जेल में जाकर बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। उन्हें गारंटीज चाहिए, उन्हें चाहिए कोई हो। मैं तो बार बार कहता हूं सर, उन्हें मुशर्रफ साहब जैसे बंदे की तलाश है। वो तो मरियम नवाज साहब बड़ा क्लियरली कह चुकी हैं कि मेरा जो केस, मुझे जो बरीयत मिली उसके बाद नवाज शरीफ का केस इज जस्ट 1 एप्लीकेशन अवे, पार्टी ने डिसाइड करना है, खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। साहब, मलिक साहब कैसे देख रहे हैं आप सब मामले को? मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, वहाँ पे फैसला हो गया है और उसके मुताबिक तो जो सीनियर मोस्ट वाला मामला है, अगर बाकी तो वो रेपिटेशन होगी। वो इरफान से हमने बात की, 2 चीज़ें इरफान से मैं चाह रहा हूँ ऐड कर लूँ। एक तो एक मसला एक और है, वो ये है कि शहबाज पे प्रेशर है इत्तेहादियों की तरफ से, सबसे ज़्यादा मौलाना की तरफ से, कि लॉन्ग मार्च में डंडा सोटा चलाओ, समझ लो। और कहीं से प्रेशर है कि आपने डंडा सोटा नहीं चलाना। ये बहुत बड़ी एक जो लॉन्ग, ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो ये जो डिस्कशन होनी है इसमें ये भी एक फैक्टर है कि जी असी करिए कि इमरान को रोके किस तरह, वो तो बढ़ता जा रहा है। और एक और जो बहुत बड़ा कंसर्न है, जो नून का बहुत बड़ा कंसर्न है, वो थोड़ी सी इरफान ने उसमें बात भी किया, वो ये है कि आने वाले दिनों में इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें कौन गारंटी देगा कि NRO2 जो है वो कायम रहेगा। क्योंकि एक भी ये तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर इमरान आता है तो सबसे पहले जो उसने कहना है ये जो आपके कहने का मतलब है कि ये 2 बड़े कंसर्न है, एक लॉन्ग मार्च को किस तरह हैंडल करना है और दूसरा आपके जो केसेस है, नई गारंटी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं उनको नई गारंटी चाहिए, तीसरी पुरानी गारंटी से काम नहीं चाहिए। 3 चीज़ें हैं, एक इरफान ने आपको बता दी, 2 ये ऐड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेनी जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब खुशखबरी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क से सूदी निज़ाम का खात्मा वो कर देंगे। क्या ये मुमकिन है? सिर्फ इलेक्शन स्टंट है? क्यों करने जा रहे हैं? कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है। स्टे विद अस। चलिए अब आपको ये कहानी सुनाते हैं कि 9 नवंबर को अचानक वफाकी वज़ीर ख़जाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द सूद से पाक बैंकारी निज़ाम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो दायर दरखास्तें अपील्स हैं वो विदड्रॉ कर ली जाएंगी। सवाल ये है कि अगर हुकूमत की जानिब से ये 2 दरखास्तें वापस ले ली जाएं तो 63 निजी बैंक हैं जिनकी दरखास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो रुकावट कैसे नहीं बनेंगी? कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश हम सुनते आए कि सूद से पाक निज़ाम होना चाहिए। 1973 का आइन भी हमें सूदी निज़ाम के खात्मे का हुक्म देता है, लेकिन क्या आलमी मालियाती निज़ाम में सूदी बैंकारी के निज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है पाकिस्तान में? या नून लीग की हुकूमत महज ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान का जो वो नारा है रियासत मदीना का, उसके बराबर अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए ये बस एक नया नारा मुतारिफ करवाया गया है इलेक्शन स्टंट के तौर पर, जो अभी तक वाज़ेह पॉलिसी और हिकमत अमली के बगैर सियासी नारे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा।
क्या पाकिस्तान में सूद से पाक बैंकारी निज़ाम लाया जा सकता है कभी भी? इस सारे मामले पर बात करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुजम्मिल साहब, ये बताइएगा कि आप देखो क्या पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि एक तो इतने थोड़े टाइम में शायद ये हो नहीं पाएगा, और क्या सवाल ये है कि क्या ये हो भी सकता है कभी एवर? बात ये कि होने को हर चीज हो सकती है, और हम जो है इस वक्त हमारे मुल्क में कामयाबी से जो है इस्लामिक बैंकिंग का जो है निफाज भी हो चुका हुआ है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का एक टॉप बैंक है मिज़ान, जो इस्लामिक बैंक में, वो इतनी तेज रफ्तारी से ग्रो कर रहा है कि अब वो पाकिस्तान के 5 बड़े बैंकों में उसका नाम आ गया है। और इसके अलावा लोगों का रुझान भी उसकी तरफ बिल्कुल है। मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि जब ये जो फैसला आया था तो मिस्टर इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, और उनके अहकामात के मुताबिक जो है स्टेट बैंक ने और नेशनल बैंक ने ये जो है रिव्यू फाइल किया था। तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही रिव्यू फाइल हुआ था। जी। और फिर उसके बाद जरा सा शोर मचा तो मिस्टर साहब ने कहा कि ये जो है, मैंने उनको बोला है कि ये देख लें ये वो। तो आप इसहाक डार में किया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसको शक की निगाह से ना देखें। उन्होंने ऐलान किया, लेकिन ऐलान के साथ रोड मैप नहीं किया। रोड मैप नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। अगर रोड मैप किसी चीज का नहीं दिया तो फिर वो आप वाली बात भी दुरुस्त हो जाएगी कि इलेक्शन स्टंट है, और इनको भी पता है कि इलेक्शन में मईशत को सही करने का जो मैंडेट लेकर आए थे वो नहीं कर सके। मुजम्मिल साहब, मैं एज अ मतलब मैं तो स्टूडेंट भी शायद ना कह सकूं अपने आप को इकोनॉमी का, लेकिन मईशत का, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि चलें ये मुमकिन होगा, ये इन ऑल गुड फेथ हम इसको समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल आपकी हुकूमत भी शायद ये करना चाहे, और 1973 के आइन के मुताबिक भी ये सब कुछ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आलमी कर्जे हैं पाकिस्तान के, उनका क्या करेंगे? मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम नहीं चल रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो बाहर ट्रांजैक्शन चल रही है वहां पर चल रहा होगा, ये मामला होगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 2-3 चीजें। एक तो ये कि हमारा बैंकिंग निज़ाम, हम अपने बैंकिंग निज़ाम में, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है काफी हद तक जो है 20% आज पाकिस्तान की बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग पे अमूर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके 20 से 30 होगी, फिर 40 होगी, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कर्ज लेती है। हुकूमत पाकिस्तान भी आज जो कर्ज लेती है उसमें इस्लामिक कर्ज भी ले रही है और गैर इस्लामिक कर्ज भी ले रही है, और आलमी मार्केट से भी इस्लामिक बुनियादों पे कर्ज ले रही है, और कन्वेंशनल बुनियादों पे भी ले रही है। अब इसमें इस्लामिक बैंकों में जो कर्ज लेने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, उसमें ये कहते हैं कि कोई असासा बीच में, यानी कोई जमीन हो, कोई और चीज हो, तो उसको फिर जो है वो सूद की डेफिनेशन इंटरेस्ट को किराया कह दें आप उसमें। हाँ, किराया कह लें आप। तो कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, एक बात नहीं हो जाती। ठीक है ना। वो तो देखें, अब वो हम उस बहस पे नहीं जाते कि कान उधर से उधर, ये उसके स्कॉलर्स हैं, उलमा दीन है, उन्होंने एक रास्ता बनाया। बिल्कुल ठीक है ना। तो हाँ, वो तो मैं उस डोमेन पे नहीं जा सकता। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारा जो मजमूई तौर पे कर्जा है वो 50,000 अरब रुपए का। अब वो 50,000 अरब रुपए का कर्जा समझ लें कि 90% से ज्यादा जो है ना वो वादे पे है, जिसको सूद कहते हैं। यानी कि उन्होंने हमें सूद पे रकम दे दी और हमने उनसे वादे पे ले ली, और हमने उनसे वादा कर लिया कि हम आपको यह रकम भी लौटा देंगे और इसके मद में तो सूद भी उतार देंगे। अब उसको अगर इस्लामिक करना है तो उसको इस्लामिक करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास असासे होने चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, और फिर उस पर हुकूमत उसको कराया, उसका नाम देकर जो है वो कर दे। उसकी ट्रांजिशन जो है ना, उसकी वो एक चैलेंज है, और हमारे हुकूमत के पास इतने असासे नहीं है। अब रहा सवाल जो एक बात और क्लियर कर दूं, फिर वो बात रह जाएगी। रहा सवाल ये कि जो हमने कर्ज लिए हुए हैं ऑलरेडी, उसका क्या होगा? हमारे जो तवील से तवील कर्ज लिए ना वो 10 साल का है। ठीक है। तो वो कोई 3 साल में मेजॉरिटी कर्ज हमारा 3 से 5 साल का है। तो जो हमने पुराना लिया हुआ है तो वो हम उसको अदा, मतलब हुकूमत ये नहीं है कि उसको खत्म कर देगी, उसको अदा करेगी। इसहाक डार ने भी यही कहा कि 5 साल 7 साल में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि पुराना जब हम उतारे होंगे तो उसको एक जगह जो है इस्लामिक कर्ज लेंगे। अब उसके लिए हुकूमत अगर असासे क्रिएट कर लेती है तो वो जो है काम आसान है।
अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिल्कुल आसान ज़ुबान में, ये मौजूदा जो निज़ाम है, जो सूद का निज़ाम है और जो इस्लामी निज़ाम है, इसमें बुनियादी आसान ज़ुबान में क्या फ़र्क है? और एक दूसरा इससे जुड़ा सवाल ये कि अगर वाकई हुकूमत पाकिस्तान अपनी ईमानदारी से कोशिश करे कि वो वाकई इस निज़ाम बदलना है, तो कितनी देर में हो सकता है कि उसका आसान तरीन सिस्टम क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि 10 साल तवील से तवील कर्ज भी हमारा 10 साल है। अगर आज हुकूमत इरादा कर ले कि जो पुराना कर्जा खत्म हो रहा है उसको खत्म करके हम उसको इस्लामिक बुनियाद पे ले, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब रहा सवाल, आपने एक जो सवाल किया, मैं आपको उसका एक जवाब ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक बैंक है फैसल बैंक। फैसल बैंक जो है पहले ये इस्लामिक बैंक नहीं था, उसने अपना बजाते खुद जो है लाइसेंस वो जो है नॉन इस्लामिक वाला सरेंडर करके अभी पिछले हफ्ते की बात है पूरे बैंक को इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हमारे हबीब बैंक है, हबीब बैंक में एक बैंक खरीदा था पिछले दिनों, उसको उसने इस्लामिक NIB बैंक, जो आपको याद होगा नाम भी, NIB बैंक का लाइसेंस उसने इस्लामिक बैंक कर दिया। सॉरी टू इंटरप्ट, अभी गॉटन योर पॉइंट। और मेन मुद्दा उसके अंदर ये था कि एसेट्स ज़रूरी हैं जिसकी बेस के ऊपर आप पहले वो कराएं, फिर यानी कि प्लेज करें और फिर किराया वगैरह उसको आप इंटरेस्ट को आप किराया कह लें। बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर मलिक साहब, समिट अप ना नॉर्मल तेल होगा और वो बेसिकली लेकिन इट्स अ लॉन्ग हॉल पॉलिटिकली गेम है। अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, टाइम असल में खत्म हो गया। एक सेकंड में 1977 में जो कौमी था तो उन्होंने भी सूद खत्म करना था। 11 साल ज़ियाउल हक साहब भी यही कहते रहे। तो मेरा हाल 40 साल हो गया, हम मेरा हाल सियासत ज़्यादा करते हैं, दिल से शायद हम चाह नहीं। चलें, लेट्स सी, अगर इन ऑल गुड फेथ और पूरी नीयत के साथ करने की कोशिश करें तो शायद कभी हो भी जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और जाते जाते कल पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है। मेरी और ताहिर मलिक साहब की तरफ से गुड लक टीम पाकिस्तान। आपसे कल सेम चैनल सेम टाइम मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह।